पृथ्वी की गोद में बसा माहीनगर एक ऐसा गांव था जहां प्रकृति ने अपना पूरा सौंदर्य उड़ेल दिया था। सुबह सुबह पहाड़ों से उतरती सुनहरी धूप, शाम को नदी किनारे बैठे किसानों की मस्ती भरी बातें और रात में तारों से जगमगाता आकाश, यहां का हर पल मानो एक कविता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। शेखर, एक 35 वर्षीय किसान, अपनी पत्नी राधा के साथ इसी गांव के सबसे गरीब घरों में से एक में रहता था। उसके पास केवल 2 संपत्तियां थीं, एक बूढ़ी गाय मुन्नी और एक टूटी फूटी झोपड़ी। एक सर्द सुबह की बात है। शेखर गाय को चराने जंगल ले जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात लाला से हुई। लाला, जिसके पास गांव का एकमात्र किराना दुकान था, वह वहां से जा रहा था। तभी वह शेखर से कहता है, अरे शेखर, आज भी इस बूढ़ी गाय के सहारे हो, कब तक बस यही काम करते रहोगे? हाँ लाला जी, यही तो हमारा एकमात्र सहारा है। अगर इसे ही नहीं चराया पिलाया तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? सुनो, मैं तुम्हें अपने दुकान पर काम देने को तैयार हूं। 3000 रुपये महीना मंजूर है तो बोलो। शेखर ने मना कर दिया। उसे पता था कि लाला अपने मजदूरों से ज्यादा काम लेता है और कम पैसे देता है। उसको मना करके शेखर अपनी गाय को चराने जंगल ले जाता है। जंगल में एक पेड़ की छांव देखकर वह सो जाता है और उसकी गाय आराम से हरी हरी घास चरती है। शाम होने पर वह मुन्नी को वापस अपने घर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर का दूध बेचकर अच्छा खासा गुजारा चल रहा था। पर एक दिन अचानक मुन्नी बहुत बीमार हो जाती है, जिसके कारण वही दूध भी नहीं दे पाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही रहा। शेखर ने मुन्नी का इलाज कराया पर वह ठीक नहीं हुई। तब राधा कहती है, अजी, अगर ऐसे ही रहा और मुन्नी ठीक नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। जो भी थे वो मुन्नी के इलाज में चले गए। तुम चिंता मत करो राधा, मैं मुन्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं और अच्छे से मुन्नी का इलाज कराऊंगा। पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अब हम और मुन्नी का इलाज करा सके। एक काम करता हूँ, मैं लाला जी से कुछ पैसे उधार पर ले लेता हूँ, जिससे हम मुन्नी का इलाज करा सकेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाकर लाला जी से पैसे लेकर आता हूँ। फिर क्या था, वह इतना बोलकर लाला के पास चला जाता है। आओ शेखर, बड़े दिन बाद आए हो। बात ही कुछ ऐसी है लाला जी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल मुझे कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे, क्योंकि मेरी गाय बहुत बीमार है। देखा नतीजा, मैंने बोला था कि कब तक इस गाय के सहारे रहोगे, एक ना एक दिन यह साथ छोड़ ही देगी। पर शेखर ने लाला की कड़वी बातों का पलटकर जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं, बोलो कितने चाहिए पैसे? लाला जी, आप अभी के लिए मुझे 10,000 रुपये दे दो। लाला शेखर को पैसे दे देता है और उसे पैसे जल्दी चुकाने की भी कहता है। पैसे लेकर शेखर घर आ जाता है और अपनी गाय का अच्छे तरीके से इलाज कराता है। और देखते ही देखते मुन्नी कुछ ही दिनों में फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत दिनों तक बीमार रहने के कारण उसका दूध बहुत कम हो जाता है, जिससे शेखर की कमाई भी नहीं होती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक दिन अब तो काफी समय हो गया है, क्यों ना जाकर शेखर से अपने पैसे मांगे जाए। अब तो उसकी गाय भी ठीक हो गई है, उसका तो मन ही नहीं करता है दूसरों के पैसे देने का। यह बोलकर लाला शेखर के घर की ओर निकल जाता है। शेखर के घर पहुंचकर वह उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। शेखर, ओह शेखर, बाहर तो आ जरा। लाला की आवाज सुनकर शेखर और उसकी पत्नी सब समझ जाते हैं। अजी, ये तो लाला जी हैं।
शायद अपने पैसे लेने आए हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं उन्हें बोल दूंगा कि अभी पैसे नहीं है पर मैं जल्दी लौटा दूंगा। दोनों बाहर आते हैं। लाला जी, आप यहाँ मुझे बोल दिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। तेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता है दूसरों के पैसे लेकर देने का, तो सोचा क्यों ना अपने पैसे खुद लेकर आ जाऊं। ला निकाल मेरे पैसे जो तुमने मुझसे लिए थे। मुझे माफ करिएगा लाला जी, अभी अभी तो मेरी मुन्नी ठीक हुई है, तो पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। शेखर लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तो लाला जी, अब मेरे सामने ये रोने का नाटक मत कर। चल, अब अगले महीने मेरे सारे पैसे दे देना, तब अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। इसके बाद लाला वहां से चला जाता है और शेखर राधा से, राधा इस बार तो लाला मान गया है, पर अब अगली बार नहीं मानेगा, तो मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। चलो अभी के लिए मैं मुन्नी को जंगल ले जाता हूं चारा चराने के लिए। यह बोलकर शेखर मुन्नी को जंगल ले जाता है। आज के दिन जब शेखर गाय को लेकर जंगल के अंदर तक चला गया तो उसने एक अजीब सा चमकता पेड़ देखा। पेड़ के फल सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ के आसपास रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। हवा में एक मधुर संगीत सा गूंज रहा था। अरे ये कैसा अजीब सा चमकदार पेड़ है और इसके फलों की सुगंध कितनी मधुर है। काम करता हूं, एक फल खाकर देखता हूं। जब शेखर ने पेड़ को छूना चाहा तो एक आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो इंसान? यह देखकर शेखर को थोड़ा अजीब सा लगा कि एक पेड़ बोल सकता है, पर यह देखकर वह वहां से भागा नहीं और वही उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी पेड़ बोला, हे इंसान, तुम पहले हो जो मुझे देखकर यहाँ से भागे नहीं, वरना आज तक जिसने भी मेरी आवाज सुनी वह यहाँ से भाग जाता है। इस फल की एक खासियत यह है कि यह फल केवल उन्हीं को मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। फिर जैसे ही शेखर ने पेड़ को छुआ तो पेड़ से एक चमकता हुआ फल उसकी गोद में गिरा। शेखर ने आधा फल खुद खाया और आधा मुन्नी को खिलाया। फल खाकर शेखर ने उस जादुई पेड़ को शुक्रिया किया और घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने सारी बात राधा को बताई और दोनों फिर सो गए। अगली सुबह जब शेखर ने गाय का दूध निकाला तो दूध की मात्रा बढ़ गई थी। तभी वह राधा से कहता है, सुनो भाग्यवान, आज तो हमारी मुन्नी ने पहले से काफी ज्यादा दूध दिया है। इतना तो इसने तब भी नहीं दिया था जब यह मां बनी थी। हाँ जी, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। तब शेखर थोड़ा दूध चखकर देखता है तो दूध अमृत जैसा मीठा होता है। उसके बाद शेखर रोज गांव में दूध पहले की तरह बेचने लगता है। पर इस बार जिसने भी उसकी गाय का दूध पिया उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई थी, जैसे गांव का लंगड़ा लड़का दौड़ने लगा। गांव की एक औरत जिसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, वह गर्भवती हो गई। इसी तरह कई और चमत्कार होने लगे। मुन्नी के दूध की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग दूध खरीदने आने लगे। शेखर ने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह रोज दूध बेचता था। शेखर की यह खबर जब गांव के सरपंच, जो कभी शेखर से ढंग से बात तक नहीं करता था, उसके पास गया और अपनी बीमार बेटी, जो कई सालों से बीमार थी, मुन्नी का दूध पीकर एकदम ठीक और स्वस्थ हो गई। यह देखकर सरपंच शेखर को 5 एकड़ जमीन दे देता है। इसी तरह शेखर कुछ ही दिनों में लाला के पैसे भी चुका देता है। अरे भाई शेखर, ऐसा क्या खिलाते हो अपनी गाय को जिससे उसके दूध से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं? वही हरी हरी घास लाला जी, पर एक दिन मैं
जब जंगल में अंदर तक गया तो मुझे एक जादुई पेड़ का फल मिला और उसके बाद से ही मुन्नी ने ऐसा दूध देना शुरू किया है। शेखर की यह बात सुनकर लाला को आश्चर्य हुआ। फिर क्या था, शेखर की होड़ में होड़ लाला भी एक गाय ले आता है और उसी फल की तलाश में जंगल चला जाता है। पर जंगल में अंदर तक जाने पर भी उसे कोई जादुई पेड़ नहीं दिखाई देता है, तो वह वापस घर आ जाता है। और वो शेखर तो झूठा निकला। जंगल में तो कोई जादुई पेड़ नहीं है। एक काम करता हूं, आज रात उसकी गाय को चुरा लेता हूं। इसके बाद वह मुन्नी को चुराने चला जाता है। पर मुन्नी तो बहुत समझदार थी। उसने लाला को एक जोर की लात मारी और लाला दूर जा गिरा। अगले दिन लाला ने सोचा, मेरी गाय तो शेखर की गाय से महंगी है, तो मेरी गाय उससे ज्यादा दूध देगी। वह गाय के पास जाकर बोला, चल गाय, मुझे अमृत से भी मीठा दूध दे। लाला को क्या पता था कि गाय बोलने से नहीं बल्कि दुहाने से दूध देती है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी तरह लाला की गाय ने पहले दिन सिर्फ गोबर किया और दूसरे दिन लाला को सींग से मारा। तीसरे दिन घर का सारा सामान तोड़ डाला। लाला का चेहरा देखने लायक था जब उसे पता चला कि चमत्कारी दूध के लिए जादुई फलों का सेवन और अच्छी नीयत का होना जरूरी है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, ईमानदारी और संतोष ही सच्चा धन है। प्रकृति उन्हीं को आशीर्वाद देती है जो उसका सम्मान करते हैं।